यस एवरीवन, एक्सरसाइज 4 है अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, 4 में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था, उसके फॉर्मूले एंड हाउ टू कंप्यूट ए, एस आई और पी। ठीक है, कभी कभी आर भी निकालने को आया था। देखो आर, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, आई, ये सब हमने किया था। जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ट्रिकी था, 9 भी थोड़ा ट्रिकी था, 9th वाला भी मैंने सिंपल तरीका बताया था सॉल्व करने का, और 10th वाला भी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो है अपना क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10। भाई कुछ भी काम के नहीं है आपके, ये 7, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने लायक है। अभी आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कौन सा इंटरेस्ट बड़ा होगा, एस आई बड़ा है कि सी आई बड़ा है? बोलो मुझे। सी आई बड़ा है, तो सी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एस आई इफ अवर इन्वेस्टमेंट प्लान इज मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अगर अपना इन्वेस्टमेंट प्लान 1 साल से ज्यादा है तो आपका सी आई बड़ा रहेगा एस आई से। बट 1 साल के ये तो दोनों इक्वल आ रहे थे, देखो 110 110। पर जब आप 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो 130 और 133.1, तो सी आई बड़ा हो गया ना। चलो, तो ये सब फॉर्मूला भी किया था हम लोग ने। अभी आगे हेडिंग लिखो आप, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों, इसको बोलते हैं सी आई। ठीक है, इसमें सबसे पहले है ना ए का फॉर्मूला फाइंड करने का, देखो क्या है, हाउ टू कंप्यूट ए। तो ए का फॉर्मूला इजी है, इसमें ए इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन। ये आपका ए का फॉर्मूला है। ए मीन्स फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू एन। सेकेंड, अच्छा ए का वैल्यू ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ए इक्वल्स टू पी प्लस सी आई, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना इंटरेस्ट, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। देन आफ्टर, अगर सी आई निकालना रहेगा तो अपने को, अगर हमको सी आई फाइंड करना है तो डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, ए माइनस पी। सेकेंड वाले फॉर्मूले से हम लोग ने बनाए हैं। ठीक है, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। इसको मैं और एक्सटेंड करूं तो ए का फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा हुआ है, पी 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस पी का पी। मैंने ए का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, जो ए का फॉर्मूला था ना, ये ए का फॉर्मूला, रेंज में पी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। ये आपका सी आई का फॉर्मूला बन गया। बन गया ना फॉर्मूला ये वाला, ये भी काम का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड। ए का वैल्यू आपको पता है, पहले लिखा था हम लोगों ने ए का वैल्यू। पी भी क्या होता है आपको मालूम है। इसमें आई नया है, आई देखो, ऐसा ही में आई नहीं था सिंपल इंटरेस्ट में, फॉर्मूले में किधर भी आई नहीं है, पर यहाँ पे आई लिखा हुआ है। आई मीन्स व्हाट? हाँ बच्चों, आई का मतलब क्या होता है, तो वेयर आई मीन्स आर अपॉन 100। जो भी रेट रहेगा ना, रेट, उसको डिवाइड बाय 100 कर लो। अच्छा, रेट अगर समझो 8% दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ आर इक्वल टू 8%, तो आई क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो 8/100 क्या होगा, 0.08। 0.08 पक्का। आर दिया 8%, तो आई क्या होगा, 0.08। आगे, एन का मतलब क्या होता है, बोलो, नंबर ऑफ इयर्स।
नहीं, एन का मतलब होता है टाइम पीरियड। क्या बोलने का बच्चों? टाइम पीरियड। क्यों? उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। अब सपोज बैंक आपको है ना, आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, ये बैंक है, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, या आप इन्वेस्टमेंट किया आपने 3 सालों के लिए और 3 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है? क्या आप 3 साल के पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते? ये आपका लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स। आपने आज पैसा डाला, आपको 3 साल के बाद ही पैसा मिलेगा, ब्याज मिला के, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। तो 3 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब बैंक है ना, बैंक आपको इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वो हाफ ईयरली दे रही है। कैसे दे रही है? मतलब आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट का रेट है आपका सपोज 10% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड वाला क्वेश्चन है। अच्छा, 10% पर एनम, बट बैंक आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रही है, मतलब 5% देगी। 6 महीना खत्म हो गया, 5% ले लो इंटरेस्ट। फिर 6 महीना खत्म हो गया, 5% इंटरेस्ट ले लो, तो 5% हो जाएगा ना फिर देखे जाए तो। अब इसमें बताओ कि आपका एन क्या होगा? एन एन क्या 3 साल होगा कि कुछ और होगा? बोलो मुझे। अगर आप एन को ऐसा लिखते हो कि एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, तो गलत हो जाएगा। एन मीन्स टाइम पीरियड। आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया वो आपको कितने टाइम इंटरेस्ट दे रहा है, कितने टाइम। तो 3 साल में कितनी बार मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो 3 साल इंटू 2 कर दो, तो 6 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, 6 टाइम्स। तो टाइम पीरियड एन इक्वल टू 6 होएगा। अंडरस्टूड? तो वो मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा और हमें करना क्या है। देखो, गिवन इन क्वेश्चन, ध्यान दो यहाँ पे, गिवन इन द क्वेश्चन, पर आपका इफेक्टिव एन क्या होगा और आई क्या होगा वो निकालना है हमें, ठीक है? सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, हाफ ईयरली या फिर मंथली, कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ ऐसा लिखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली करके पर एनम लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा लिखा है आपने को कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब क्या होता है? ईयरली। तो जो एन दिया है वही एन होगा, जो आई दिया वही आई होगा। क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं करना है, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, ईयरली दिया है तो। पर क्वेश्चन ऐसा है आ गया कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है? अब सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली, या ऐसा भी बोलते हैं बाई एनुअली, वो भी सेमी एनुअली होता है, 6 6 महीना। तो जो एन दिया ना एन, इसमें इंटू 2 करने का, क्या करने का? इंटू 2। और जो आई दिया ना आई, उसमें अपॉन 2 करने का, तो ये इफेक्टिव एन और आउट बनेगा। जैसे आपके प्रीवियस वाले एग्जांपल में मैंने एन इक्वल टू 3 लिखा था, 3 इयर्स, बट आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली था ना, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा था, हाफ ईयरली। तो उस एन में इंटू 2 किया था, तो 3 इंटू 2 6 हुआ था, ठीक है? चलो थर्ड वन ऐसा आ गया, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब मुझे ये बताओ साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो इन ईयर देर आर टोटल 4 क्वार्टर्स, तो एन इंटू 4 आई एम इफेक्टिव। फोर्थ वन, कंपाउंडेड मंथली हो गया, तो साल में 12 महीने होते हैं, ओके। फिफ्थ वाला कंपाउंडेड वीकली हो गया, तो बच्चों बोलो साल में कितने वीक होते हैं? ये नहीं है साल में कितने हाफ होते हैं, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, साल में कितने मंथ होते हैं, तो साल में कितने वीक होते हैं? तो बच्चों साल में 52 वीक्स होते हैं, पता है? 52 वीक्स होते हैं। और कभी कभी ऐसा आ गया, सब आता तो नहीं है,
पढ़ा गया कंपाउंडेड डेली, हर दिन इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या आएगा 365, n इंटू क्या आ जाएगा 365 और i डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 365। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये सब गिवन इन क्वेश्चन, इफेक्टिव एन और इफेक्टिव आई करके, ये पूरे 6 कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने आपको। कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया रहेगा तो इंटू 4/4, कंपाउंडेड मंथली लिखा रहेगा तो साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, तो इंटू 12/12। वीकली आया तो कंपाउंडेड वीकली मीन साल में 52 वीक्स होते हैं। कितने होते हैं 52 वीक्स इन ए ईयर, देन मल्टीप्लाई विथ 52 एंड डिवाइड बाय 52। And if compounded daily, then in a year there are total 365 days. So into 365/365. See the questions of compound interest. ये अपना स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 4.120, सॉरी 4.20, ठीक है 4.20। क्वेश्चन नंबर 1, if P equals to 1000, R equals to 5% and N equals to 4, then what is the amount and CI? अमाउंट एंड CI क्लियर कर दिया हुआ है। P का वैल्यू, R का वैल्यू, N का वैल्यू कितने अच्छे से दिया हुआ है। एग्जाम में इतने अच्छे से नहीं देते हैं लोग, ठीक है, एकदम पूरा कॉम्प्लिकेट करके दिया रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम जैसा दिया रहेगा। ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन था इसलिए इतना इजीली दिया हुआ है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? बताओ बच्चों, A का फॉर्मूला पता है आपको क्या है? अभी मैंने लिखा था इधर A का फॉर्मूला, बोलो A का फॉर्मूला क्या है? ये आपका 4th B एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1। A का फॉर्मूला है इन P इन ब्रैकेट 1 + i⁻n। ये बच्चों A का फॉर्मूला है, ठीक है। अब P का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में देखो, 1000 है P का वैल्यू, ठीक है। 1 प्लस बच्चों I का वैल्यू क्या है? I का वैल्यू वेरी गुड 0.05। 5% को क्या लिखेंगे हम लोग 0.05, ये आपका 0.05, तो 0.05 और n का वैल्यू 4, तो 1000 1.05 का 4 पावर, ठीक है कि नहीं। अब हम कैल्शियम में क्या करेंगे 1.05 टाइप करो, 1.05 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कितने बार दबाओगे आप? हाँ बच्चों देखो ये स्टेप फॉलो करना है आप, 1.05 इंटू आपको 3 बार इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा कैल्शियम में, तो शॉर्टकट ट्रिक से है, ठीक है। तो आपका 1.05/4 हो जाएगा। फिर क्या करना मल्टीप्लाई विथ 1000 इक्वल टू, ये स्टेप फॉलो करना है। देखो क्या आंसर आ रहा है, तो निकालो जल्दी से सब लोग एक। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है 1215 पॉइंट, कैल्शियम में क्या आ रहा था 506 ना, तो 5 तक आ गया, तो ये A आ गया बच्चों। पर यहाँ पे सिर्फ A नहीं पूछा आपको, साथ में CI भी पूछा है, CI, ये तो A का वैल्यू आ गया। कोई मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकता है क्या आएगा? Interest is this difference between future value and present value. Yes, it's a difference between A and P. A is 1215.5 and P is 1000. The answer will be 215.5. ठीक है बच्चों 215.5 करके ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। Option A is correct, huh? Option A is correct. Now question number 2. Rupees 100 will become after 20 years
एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। क्वेश्चन पहले क्या पूछा ये बताओ, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? ₹100 विल बिकम, क्या फाइंड करना है? नो नो, ये तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्या बोला है? ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स। 100 रुपए 20 साल के बाद कितना बनेगा? आज 100 रुपीज है, वो 20 ईयर्स के बाद कितना बनेगा? इट मीन्स वी आर रिक्वायरिंग ए। बच्चों बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में ये 15 मार्क्स के लिए आया था, लास्ट में 10 मार्क्स के लिए आया था, 10 टू मतलब 10 to 12 मार्क्स के लिए आता है ऑन एन एवरेज। ये वर्डिंग प्रॉब्लम समझ में नहीं आता क्या पूछा है। ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद 100 रुपए कितना बन जाएगा, ऐसा। तो आपको ए पूछा है ना, सिंपली फ्यूचर वैल्यू ऐसा। जब पता ही नहीं क्या पूछा तो फिर आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, समझे? तो यहाँ पे सेकंड वाला देखो, गिवन दैट P इक्वल टू दिया 100, ठीक है, आपका प्रेजेंट वैल्यू 100 है, N इक्वल टू कितना है 20 ईयर्स, और I कितना है बच्चों? I इसमें ऐसा लिखा 5% मीन्स 0.05, 5 डिवाइड बाय 100। नाउ कंप्यूट द वैल्यू ऑफ A, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ A इक्वल टू P 1 प्लस I रेज टू N। P 100 है, 1 प्लस 0.05 रेज टू 20, देखो 20 पावर है। अभी मेरा शॉर्टकट ट्रिक से याद आएगा आपको, इक्वल टू वाला। तो 1.05 प्रेस करो, मल्टीप्लाई 19 टाइम्स इक्वल टू दबाना पड़ेगा। कितना है आंसर? आंसर बताओ ना मुझे, आंसर क्या है? 26.132, यही आंसर है, ऑप्शन डी। हाँ, नन ऑफ दिस ना, नन ऑफ दिस ही आएगा, कोई और अप्रोक्सीमेट 165.33, 265 होना चाहिए ना। नन ऑफ दिस। नेक्स्ट बोझल 165 लिख के आ जाएंगे कंपाउंड निकाल के। अपना ए कितना आया 265 ना, तो -100 कितना होता है 165, मीन्स कंपाउंड 165। हमने कंपाउंड नहीं पूछा यहाँ पे, उसमें ये पूछा होगा कि 100 रुपए कितना बनेगा 20 साल के बाद। ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसके लिए वर्ड यूज किया 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, रेट कंपाउंड इंटरेस्ट है ऑफ, मतलब ₹100 कितना हो जाएगा 20 साल के बाद। तो आंसर इज 265.33। चलो आगे बढ़े हम लोग। अभी देखो जो मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ वो करेंगे हम लोग। आज ये सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, पर इनके सीक्वेंस से नहीं, मेरे सीक्वेंस से। इन्होंने क्या किया, इजी हार्ड सब साथ में दे दिया है ना। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। 11, क्वेश्चन नंबर 11। The compound interest on ₹40,000 at 10% per annum for 1 year when the interest is payable quarterly। चलो यहाँ पे क्वार्टरली करके आया हुआ है, तो दिमाग में क्या आएगा पता है, इंटू 4/4, इंटू 4/4, ये दिमाग में आएगा। बट ये 40,000 क्या दिया है, पहले ये ढूंढना है। व्हाट इज 40,000 रुपीज?
कोई सोचो क्या दिया 40,000, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या ये कैसे ऑन वर्ड यूज किया, ऑन 40,000, तो ऑन हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी निकलता है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये आपका पी आ जाएगा। ये तो ढूंढना सिंपल है, 10% तो आ रही है ना, और ये एन है। बट क्या पूछा, क्या है, क्या पूछा इसमें बोलो, सीआई पूछा है। क्या पूछा है, सीआई। समझ रहा है कि नहीं, द सीआई ऑन इतना इज कितना, ठीक है। 40,000 रुपीज पे सीआई कितना होगा एक साल के लिए, और रेट 10% है। चलो मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे 11th क्वेश्चन है ये। गिवन दैट P इज 40,000, आई कितना दिया बच्चों, आई दिया 10%, मतलब 0.1 आ जाएगा, और n इक्वल टू कितना है, n 1 दिया है, ठीक है। बड़ा आगे लिखा क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आपका इफेक्टिव आई क्या हो जाएगा, 0.1 में डिवाइड बाय 4 होगा ना, करो कितना आएगा बच्चों, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो, वेरी गुड, 0.025, और n कितना हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बच्चों अभी आपको ये नहीं लेना है, ये काम का नहीं है आपके, इफेक्टिव एन और इफेक्टिव आई काम का है, उस पर फोकस करेंगे। और पूछा है अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस, ये फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूले सारे फॉर्मूला बुक में लिखना है, मैंने बोला था पहले ही आपको। तो P का वैल्यू दिया हुआ है 40,000, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P, I और N। I इज 0.25, तो 1.025 हो जाएगा, N 4 है -1। चलो करो अभी डायरेक्टली कैलकुलेट से, 1.025 का 4 पावर, आंसर बताओ ना अपना। कितना आ रहा है आंसर आपका, वेरी गुड, 4152.51, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लो, देख सकते हो आप टेक्स्ट बुक में, ऑप्शन सी इज करेक्ट ना, 4152.51, मस्त है ये। चलो सिमिलर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 10, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum payable half yearly। पूछा क्या है पहले बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और वही वही सेम क्वेश्चन ही है, पी दिया हुआ है अपने को, ये प्रिंसिपल वैल्यू की हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट तो पी निकलता है। तो ऑन ₹16,000, तो पी 16,000 है। ये एन बहुत गंदा दिया है, एन क्या दिया है, 1.5 मतलब क्या होता है 1.5, क्या होता है 1.5, और आई कितना है बच्चों, आई दिया 10%, मीन्स 0.1। बट आगे क्या लिखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली ना, देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला था, तो आपका एन चेंज हो जाएगा, एन हो जाएगा बच्चों इंटू 2 करेंगे कि इन्हें ये दे रहा 2 हाफ, 2 हाफ होते साल में, तो क्या आएगा 3 हो जाएगा। और आई कितना होएगा बच्चों, आई होगा बच्चों डिवाइड बाय, वेरी गुड, 0.05। अब ये अप्लाई करना है अपने को, और सेम फॉर्मूला सी आई का, P इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n -1, P है 16,000,
1.05 n कितना है 3 माइनस 1, तो 1.05 का पहले 3 पावर करो इंटू इक्वस टू देन माइनस 1 इंटू 16,000। वेरी गुड, 25/22 आ रहा है एग्जैक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा ये हो गया। 14th वाला क्वेश्चन, ये मैं चाहता हूं कि आप अभी ट्राई करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में, ठीक है? ट्राई करो आप। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 6 months एट 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। अभी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और 4,000 पे पूछा है ना, 4,000 पे, तो 14 लिखता हूं मैं, P इक्वल टू 4,000, ठीक है? एन 6 मंथ है ना, मतलब 6 मंथ बोले तो 6/12 ईयर, हमेशा ईयर में लिखने का है, 6/12 ईयर्स। और आई इक्वल टू, आई 12% मीन्स 0.12, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा क्वार्टरली बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें इंटू 4, और यहाँ में क्या करेंगे डिवाइड बाय 4, तो 6 2 जा 12, 2 2 जा तो 2 आ रहा है बच्चों एन आपका, और आई कितना आ रहा है 4 3 जा ना 0.03, ठीक है? 0.3 नहीं 0.03 आएगा। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, P 1 + i⁻n−1 4,000 1.03 पे 2 - 1, कितना आंसर आ रहा है आप लोग ने किया ये 243.6, ऑप्शन ए। तो इसको अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 and 19.4 रिस्पेक्टिवली। एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट मतलब पर 1000 पे 19.4 के रेट से लोग पैदा हो रहे हैं, बर्थ हो रहा है, और 19.4 के रेट से लोग मर रहे हैं। तो बर्थ भी हो रहा है, डेथ भी हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर जी भी होगा ना, जी मतलब ग्रोथ रेट होगा। ग्रोथ रेट कितना आएगा? व्हाट इज द ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट मीन डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एवरी डे 10 लोग पैदा हो रहे हैं, 2 जन मर रहे हैं, तो क्या पॉपुलेशन में ग्रोथ कितना हो रहा है? 8 का ना, 8 का ग्रोथ हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कहता है नंबर ऑफ ईयर, द नंबर ऑफ ईयर इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल assuming there is no immigration or immigration। अगर ऐसे ही चलते रहा कि 39.4 पर 1000 के रेट से बर्थ हो रहा है और 19.4 रेट के हिसाब से डेथ हो रहा है, तो आपको कितने सालों में आपका पॉपुलेशन डबल हो जाएगा? कंडीशन, कोई बंदा यहां से वहां छोड़ के न जा रहा है, छोड़ेगा सिर्फ भगवान की दया से, और आएगा तो भगवान की दया से, ठीक है? खुद की मर्जी से यहां से वहां जा नहीं सकता, तो इमिग्रेशन नहीं हो सकता। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप महाराष्ट्र में ही रह रहे हो, सिर्फ बर्थ और डेथ की वजह से आना जाना रहेगा आपका। तो कितने साल में इसका पॉपुलेशन डबल हो जाएगा? तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा ट्रिकी था। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि एनुअल बर्थ रेट मतलब ABR, कितना एनुअल बर्थ रेट? 39.4 पर 1000, तो आएगा 0.0394 करके देखो आप। और एनुअल
डेथ रेट कितना है 19.4, तो 19.4 पर 1000, तो 0.0194। तो बच्चों एनुअल ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, एनुअल ग्रोथ रेट, इसको ही बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई, इंटरेस्ट जैसा बोलते हैं ना, ग्रोथ। तो डिफरेंस बिटवीन एबीआर एंड एडीआर, तो 0.02 आएगा बच्चों, करके देख लो डिफरेंस इसका, 0.02 आई आ गया। ठीक है, अब हमें डबल चाहिए ना पॉपुलेशन, मतलब ए इक्वल टू क्या चाहिए, डबल मतलब 2p, ए इक्वल टू 2p मतलब पॉपुलेशन का डबल इन हाउ मेनी ईयर्स, और आई कितना दिया हुआ है 0.0। तो ए का मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, p 1 प्लस आई रेस्ट टू n। बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद भी नहीं कर पाते क्वेश्चन, इसको थोड़ा डिफिकल्ट है ये, कि ए का वैल्यू क्या है 2p है, p का p रखूंगा, और i का वैल्यू 0.02 और n मिसिंग है यहाँ पे बच्चों। चलो p से p तो कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2, 1.02 का n। अब क्या करेंगे इसके आगे, ऑप्शन से कर सकते हैं। ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सब में देखो 35, 30, 25 ऐसा है, डेसिमल में नहीं है। अगर ऑप्शन में भी डेसिमल होता तो कैसे करते हो ऑप्शन में, तो ऐसा लिखा होता 35.6666 या 35.2, तो आप किसी का भी 35.2 कर सकते हो क्या, नहीं कर पाओगे। और साइंटिफिक कैलसी तो अलाउड ही नहीं है एग्जाम में, देख के छीन लेंगे उन लोग आपसे, पैसा भी नहीं देंगे। ठीक है, तो अलाउड ही नहीं हो कि साइंटिफिक कैलसी। तो देखो मैं इसके दो दो तरीके बताता हूँ आज मैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पहला तरीका देखो, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड है बाय ऑप्शन, ऑप्शन के थ्रू जैसा आप कर रहे हो। मतलब क्या लिखा आपने कि 2 इक्वल टू 1.02 पे n है ना, तो हमें ये पता लगाना है, राइट हैंड साइड तो ये लिखेंगे 1.02 के n पावर, लेफ्ट साइड में ये देखना है कि ये 2 है ना, 2 1.02 का कितना पावर करोगे तो 2 आएगा। कैल्शियम में आप करेंगे तो कैल्शियम में आप 1.02 दबाओ, मैं बोल रहा हूं ऐसा करो, 1.02 कैल्शियम में लिखो, 1.02 लिखा कैल्शियम 1.02, फिर इनटू करो और इक्वल टू प्रेस करते जाओ जब तक कि 2 ना आए, आराम से प्रेस करना कि 2 के आगे ना चला जाए। 1.99 दिखेगा, देखो 1.99 आया, और इंतजार करो कितना आया स्क्रीन पे, नहीं नहीं वो कितना आया वैल्यू, 1.999 आ रहा है, वो 2.03 ज्यादा दूर हो गया, 2.03 ज्यादा दूर हो गया, तो आपको स्क्रीन पे है ना 1.99 भी आ रहा है, और आगे करोगे ना तो 2.03 आएगा ना। नहीं नहीं वैसा नहीं देखना है, ध्यान दो यहाँ पे, वन ऑप्शन में 36 भी तो हो सकता था। आपको क्या लगता है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, 35 है, इधर 36 भी आ सकता है, 34 भी आ सकता है ऑप्शन, तो इसके तो भी भरोसे रहेंगे हम लोग। अब याद ध्यान दो कि आपके स्क्रीन पे ना 1.99 दिख रहे हैं, और इक्वल टू दबाओगे तो 2.03 भी दिखेगा, पर ज्यादा क्लोज किसके, 2 के, 2 के ज्यादा क्लोज ये है 1.99, 2.03 तो 3 कदम आगे, 1.99 के जस्ट एक कदम आगे जाओगे ना 0.01 तो 2 आएगा, और 2.03 फार अवे एज कंपेयर टू 1.99। तो 1.99 एंड 2.03 में क्लोजेस्ट टू 2 कौन है, 1.99, और आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 36 स्टेप्स, कितना दिख रहा है, अगर स्टेप्स 36 दिख रहा है मतलब वो 35 पावर है 35।
यकीन नहीं आ रहा तो आप कैल्शियम में है ना 2 का 4 पावर करके देखो, करो कैल्शियम में 2 का 4 पावर, 2 इंटू इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 इंटू इक्वल टू कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। और स्टेप्स में कितना लिखा हुआ? स्टेप्स में 5, तो मतलब स्टेप्स में 5 मतलब वो 4 पावर है, समझा कि नहीं? और इक्वल टू एकदम कम तक करना है, अगर आपको 4 पावर निकालना है तो 3 बार इक्वल टू दबाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 35 36 थोड़ी याद रखोगे 30 कितना इक्वल टू दबाऊं, स्टेप देखो ना, अगर स्टेप 36 आ रहा है मतलब 35 वाला पावर है। ये एक तरीका करने का, ये तरीका समझा आपको? एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ये कभी भी दिमाग में ऐसा नहीं रखने कि यही एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, ऐसा नहीं, इसके जैसा आएगा, ये थोड़ी ना आएगा, इसके जैसा आएगा। तो अब ये 35 आ रहा है एंड 35 बाय कंपेयरिंग बोथ द साइड। दूसरा तरीका ये है लॉग निकाल के, लॉग वाला मेथड। तो मेथड 2 है बाय यूजिंग लॉग। कैसे देखो, 2 इक्वल टू 1.02 का n पावर। हमें क्या करना है, दोनों साइड में लॉग लेना है। ये भी सीखना पड़ेगा कि आगे जो क्वेश्चन होगा इसी से सॉल्व होगा, पहला मेथड काम नहीं करेगा उसमें। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक दो जिसमें आपको सेकंड मेथड ही काम करेगा। देखो कैसे, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। अब लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो पावर में रहता है ना, पावर में वो पहले आ जाता है। यहां तक समझ में आया आपको? n पहले आ जाएगा, लॉग 1.02। अब कैलकुलेटर में मुझे बताओ कि 2 का लॉग क्या होगा। यहाँ पे लॉग साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है, इससे निकालना है लॉग, ये तो चैलेंजिंग टास्क है। इससे मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, हाउ टू कंप्यूट लॉग। ध्यान देना यहाँ पे बच्चों। तो एक और मेरे साथ बताया रहेगा आपको, बट वापस से देख लो यहाँ पे, हाउ टू कंप्यूट लॉग थ्रू कैलकुलेटर विदाउट साइंटिफिक। समझा? देखो कैसे करना है। स्टेप्स ऐसा है बच्चों, सबसे पहले आपको जो जिसका लॉग निकालना है वो प्रेस करो आपके कैल्शियम में, एन लिख दो। हाँ, एन लिखा, फिर आपको है ना प्रेस स्क्वायर रूट 19 टाइम्स। देखो पहले स्टेप्स लिखने दो, बाद में आप करना। फिर करना है क्या है, -1, फिर चौथा करना है मल्टीप्लाई 227695, और फिर लास्ट में इक्वल टू दबा देना, आंसर आ जाएगा। चलो साथ में करते हैं हम लोग। ये लिख लो, पहले स्टेप्स लिख लो आप लोग। n, फिर स्क्वायर रूट दबाना है 19 टाइम्स, फिर -1, फिर मल्टीप्लाई विद 227695, उसके बाद इक्वल टू। करें? तो कैल्शियम में लिखो 2 लिखा, कैल्शियम में 2 लिखा। अब आराम से स्क्वायर रूट दबाओ, 1 2 3 4 19 टाइम्स दबाओ स्क्वायर रूट। या एनी टाइम्स। अब करो -1, उसी में -1, फिर मल्टीप्लाई करो 227695। एक कोड वर्ड है जो सब में अप्लाई करना है, 22, फिर इक्वल टू दबाओ। कितना आंसर आ रहा है? मुझे तो याद है 0.3010 आएगा। आया क्या? थोड़ा गड़बड़ किया रहेगा, चलो। फिर n इंटू
अब log 1.02 करो वैसे ही कैल्शियम में 1.02 दबाओ, फिर स्क्वायर रूट दबाओ 19 टाइम्स, -1 करके इंटू 227,695 कितना आ रहा है बोलो मुझे, कितना आ रहा है? 0.0085 हाँ 977632। बच्चों इतना सारा आया ना, अब इसको वहां लेके जाना है ना, तो कैल्शियम में डिवाइड बाय इक्वल टू कर दो, डिवाइड बाय इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, डिवाइड बाय इक्वल टू, फिर इंटू 0.3010 इंटू 0.3010, तो एन का वैल्यू आ जाएगा, आ गया 35 एग्जैक्ट। इतना सारा कैल्शियम में आया था ना वो वैल्यू, उसको उधर लेके जाना है ना अपने को, वापस कौन लिखते बैठेगा, डिवाइड बाय इक्वल टू, डिवाइड बाय इक्वल टू उधर चला जाता है वो ऑटोमेटिकली, फिर मल्टीप्लाई विथ 3.3010, ये करेंगे तो क्विकली आंसर आएगा आपका, नहीं तो फिर उधर एग्जाम में मूवी देखते हुए क्या करना है अभी इसके साथ। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको याद रखना। तो n35 आ रहा है बच्चों, दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको, n का वैल्यू आएगा 35। मजा आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। The population of town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year. The number of years by which the total increase of population be 40%. बच्चों जो किसी भी टाउन का जो पॉपुलेशन है ना वो 2% से इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, मतलब आज समझो 100 है तो एक साल के बाद 102 हो गया, फिर 102 का 2% इंक्रीज, 2% 2% 2% इंक्रीज, तो 2% क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा? इंटरेस्ट हो जाएगा, क्या होगा? आई हो जाएगा बच्चों 2%। ठीक है, अब ये क्या बोला, अगर ऐसे ही चलते रहा ना तो कितने सालों में अपने टाउन का पॉपुलेशन 40% से इंक्रीज हो जाएगा, कितने से? 40% से। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है याद है क्वेश्चन नंबर 6 में, पहले तो ये बोला है कि आई है ना, आई वो 0.02 है। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूं कि लेट पी इक्वल टू 100, ले लो 100, तो ए कितना होना चाहिए इनका, 100 का 40% ना, मतलब 140, समझे? मतलब 100 बिकम्स 140 कितने सालों में, ये पूछा है। आई का 2% है तो 100 140 कितने सालों में पहुंचेगा, यहाँ पे आपको पी भी दिया है, ए भी दिया है, आई भी दिया है, एन मिसिंग है। ठीक है, तो वही लिखा था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा था, द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बी 40%, मींस 100 बिकम्स 100 प्लस 40 140। ठीक है, चलो करें हम लोग इसको, ए इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पी का 1 प्लस आई रेज टू एन, ए दिया 140, पी दिया 100 और 1.02 पे एन पावर, क्या आप ट्राई करोगे? चलो मैं आप पे रखता हूँ, एक टाइम दे रहा हूं मैं आपको, करो ये। 140 इक्वल टू 100 था ना, इस 100 को यहाँ लेके जाएंगे लेफ्ट में तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, या मल्टीपल के फॉर्म में था ना, या 1.02 का एन पावर, ये 0 कैंसिल तो 1.4 हो गया ना, एंड 1.02 का एन पावर, तो सिंपली आप ऐसा कर लो ना कि 1.02 का एन पावर तो है ये 1.02 का कितना पावर होता है, तो करो कैल्शियम में 1.02 का इंटू इक्वल टू करो, कितने टाइम में 1.4 आ रहा है,
आई थिंक स्टेप्स में दिखेगा आपको 17 ना, 18 स्टेप्स में 18 दिख रहे हैं, आ रहा है 1.4 बाई 1.39 कितना आ रहा है? वेरी गुड, 1.4 एग्जैक्ट आ रहा है आपका, ठीक है। और ऊपर स्टेप्स कितना दिख रहा है? 18, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 17। अच्छा सर, इसमें सेकेंड मेथड क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो आप? क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शन देख लिया था कि ऑप्शन में किसी भी डेसिमल में नहीं है, ठीक है, तो मैं सेकेंड मेथड क्यों अप्लाई करूं? मैं डायरेक्टली वही कर दूं ना, शॉर्टकट वाला। और सेकेंड मेथड में तो आपको लॉग करना पड़ेगा आपको, अगर सेकेंड मेथड से करना है आपको ये वाला सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पे 1.4 के आगे लॉग लगाना पड़ेगा, लॉग 1.4, तो यहाँ पे n पहले आएगा और log 1.02, इसका भी लॉग निकालो, इसका भी लॉग निकालो, फिर कर लो, हो जाएगा आपका। आएगा, देख लेना, ट्राई करना, आएगा आपको। अगर आप लॉग निकालने में एरर करोगे तो नहीं आ पाएगा वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5। A is given, N is given, R is given, N बोला कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, देन P कितना होगा? यहाँ पे P पूछा है, P फाइंड करना है, सिंपल है वाला। देखो मैं कर रहा हूँ, साथ साथ में करोगे तो भी हो जाएगा ये। फिफ्थ वन, A is given 1000, N equals to 2, I 6%, हाफ ईयरली बोला है ना, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो N क्या हो जाएगा बच्चों? इंटू 2 ना, और I क्या हो जाएगा? अपॉन 2। तो ये P A का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, यहाँ P गायब है, A का वैल्यू दिया 1000, देख लो P आ जाएगा। करना क्या है? 1.03 का पहले 4 पावर निकालो, 1.03 का 4 पावर जो भी आएगा उसमें डिवाइड बाय इक्वल टू करो, अभी डिवाइड बाय इक्वल टू मल्टीप्लाई विथ 1000, मल्टीप्लाई विथ 1000 इक्वल टू कितना आया आंसर? 0.48। वेरी गुड। तो ये 888.48 ज्यादा अप्रोक्सीमेट आपको ए लग रहा है, 888 दिख रहा है ना ए में, चलता है इतना, एक 2 रुपए का फर्क चलता है आप बच्चों, वो कैलकुलेशन मतलब चलता है राउंड ऑफ। ऑप्शन ए 888.48। क्वेश्चन नंबर 7, the difference between compound interest and simple interest on certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is rupees 110.16. द प्रिंसिपल इज, आपको पी पूछा कि प्रिंसिपल कितना होगा। अच्छा ये 110.16 क्या दिया? ये द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, is rupees 110.16. The difference 110.16 is the difference between CI and SI. Question number 7, डिफरेंस मीन माइनस ना, CI माइनस SI करो कि SI माइनस CI करो? वेरी गुड, तो बिकॉज CI बड़ा होता है ना ऑलवेज, तो CI इज ऑलवेज ग्रेटर देन SI, तो CI माइनस SI करेंगे। कितना CI माइनस SI? 110.16। तो CI का फॉर्मूला क्या है? CI का फॉर्मूला क्या था? नहीं, P इन ब्रैकेट 1 + I raised to n - 1,
और SI का फॉर्मूला क्या था? PRT अपॉन 100, तो इसको PRT अपॉन 100 लिख सकते हैं या PNR अपॉन 100 लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 110.16। अब मैं ना P तो पूछा ही है, I का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? I का वैल्यू दिया हुआ है 6% और N दिया है 3 years, तो 1.06, ठीक है, R है 6%, TN अपॉन 100। चलो 1.06 का 3 पावर करो कितना होता है? और शॉर्टकट बताओ क्या? इसमें P कॉमन ले लो बच्चों, तो 1.06 का 3 पावर -1 माइनस 0.18 इक्वल टू 110.16। और शॉर्टकट किया, कैसे मालूम है? 6 3 से 18 होता है ना, और 18 अपॉन 100 0.18, और P तो कॉमन ले लिया आपने, दोनों में P था ना, इधर भी P इधर भी P कॉमन आ गया। तो अब आप कैल्सी में डायरेक्टली स्टेप फॉलो कर सकते हो। कैसा स्टेप से? देखो मैं आपको कैल्सी में स्टेप्स बताता हूँ कैसे डायरेक्टली आपका P आएगा। देखना स्टेप्स ऐसा है कि पहले 1.06 लिख के इनटू इक्वल टू करो तो पावर 3 आ जाएगा, फिर -1, फिर -0.18 किया, फिर इसको वहां लेके जाना है अपने को, तो डिवाइड बाय इक्वल्स टू इंटू 110.16 इक्वल्स टू, ये फॉलो करो, आंसर दिख जाएगा आपको। जो मैंने लिखा है ना उसको फॉलो करो। ये ऐसा हो रहा है कि मैं ना इसको पहले सॉल्व कर रहा हूं, फिर जो आएगा उसको डिवाइड बाय इक्वल्स टू लिख के इंटू 110, कितना आ रहा है बोलो ना, कितना बोलते हैं इसको? 10,000, ठीक है, 999.999 आ रहा है ना, 9999.99, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, the difference between the SI and CI on इतना for इतना is कितना? आपको डिफरेंस पूछा है कि SI और CI का डिफरेंस कितना है, तो पहले आप ये ना, ये क्या दिया 2400 प्रिंसिपल, कैसे? ये ऑन लिखा हुआ है ना, ऑन रुपीज इतना, तो ये P है, ये N है, ये I है, तो इसके पहले SI निकालो, फिर CI निकालो, फिर उसका डिफरेंस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों, ठीक है, बाद में कर लेना आप, ये सिंपल है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? न्यू कॉन्सेप्ट है अपना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट में अपने नोट्स में लिखूंगा, यहाँ पे आप भी अपने नोट्स में लिखो, फिर आपने नोट्स बनाया रहेगा फॉर्मूला बुक, तो वहां लिखना है अपने को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो E इक्वल टू 1 + i⁻n-1, ये है, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा, आपको R चाहिए ना, R, तो इसका जो भी आंसर आएगा ना, E का आंसर, उसमें इंटू 100 कर देना, तो जो भी आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा आपको R। कि यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आई नहीं पूछा, ये तो आई निकलेगा आपका, ये क्या निकलेगा आपका? आई, और इसमें इंटू 100 करना है, तो आपको R आ जाएगा, R। क्योंकि जब R को I में कन्वर्ट करते हो तो अपॉन 100 करते हैं ऐसे, तो R क्या आ जाएगा? I इंटू 100। पर ये होता क्या है सर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? याद ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा रहेगा कि 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ईयरली कितना? इसका इफेक्टिव ईयरली इंटरेस्ट कितना?
वो आपको निकालना है इफेक्टिव। ऐसा लिखा 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ईयरली कितना, तो ऑल्सो ईयरली भी 6% ही होगा, ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बताता हूं। एक बैंक है, पूरा बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको। बैंक का नाम लेता हूं मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक बैंक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो आपको 6% इंटरेस्ट दे रहा है पर एनम, और ये दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा 6% पर एनम हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। अब मैंने मैं इन्वेस्टर हूं बच्चों, ये क्या लिखा है 6% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली है, ये क्या है कंपाउंडेड ईयरली, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अलग अलग केस है। कौन से बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्यों ऐसा, अगर मेरे हाथों में 100 रुपया है, कितना है 100 रुपए, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, तो बताओ मुझे 1 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, 106 रुपीज, ठीक है। मैंने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 6%, 100 पे 6 रुपया, तो 106 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 106। बट इसमें कैसे निकालोगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या दे रहा है हाफ ईयरली। तो अगर मैंने 100 रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, तो मुझे पहले 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने का कितना मिलेगा बताओ, 6 महीने का इंटरेस्ट 6% के हिसाब से, हाँ 6 रुपया नहीं बच्चों, 6% तो पर एनम है, साल का 6%, और पूरे साल का नहीं है, ये 6 महीने का है, तो 3% ही हो गया, तो कितना हो गया 3 रुपए, तो अभी 103 हो गया। अब वापस से कितना 3%, पर अभी 3% 103 पे निकलेगा, किस पे निकलेगा 103 पे, तो अभी 103 का करो 3% कितना होता है, कितना आ रहा है बच्चों बोलो कैल्शियम में, 103 का 3%, 3.09, तो कितना है टोटल 106.09, ठीक है। तो ये तो आपने 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ा आपको, 2 बार कैलकुलेशन। अगर मुझे एक ही कैलकुलेशन में आंसर चाहिए तो वन टाइम में, अगर मुझे वन टाइम कैलकुलेशन में आंसर चाहिए तो मैं क्या करूं, तो आपको ना 6% इंटरेस्ट रेट को है ना ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयरली में मतलब ये हाफ ईयरली इतना है, तो उसका इफेक्टिव ईयरली क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, उसके लिए देखो मैं बना के बताऊं आपको कैसे आएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है 1 + i⁻n−1, तो यहाँ पे i कितना है 0.3 हो जाएगा, और n 2 हो जाएगा, कि 1 ईयर था तो हाफ 2 होते हैं ना उसमें 1 ईयर में, करो कैल्शियम में कितना आ रहा है 1.03 का 2 स्क्वायर -1, -1 किया, करो -1, अभी इंटू 100 करो, जो भी आंसर आता है उसको इंटू 100 करना पड़ता है ना, जो भी आएगा ना, तो 6.09%, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ गया। तो मैं डायरेक्टली 100 पे कर सकता हूँ कि 100 रुपीज है मेरा, तो 100 का 6.09% कितना होता है 6.09 ही होगा ना, तो 106.09 आ गया ना डायरेक्टली अपना, आपको 2 बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, वन टाइम कैलकुलेशन में आंसर आ गया आपका। तो 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज इक्विवेलेंट टू 6.09% ईयरली, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं समझा, पक्का, ये आता है, इसको इफेक्टिव हो गया इफेक्टिवली, और आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कैसे करना है।
कि जो भी अप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा इसमें इंटू 100 करना कंपलसरी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, द इफेक्टिव rate of interest corresponding to a nominal rate of 3% per annum payable half yearly. 3% per annum payable half yearly. बच्चों 3% पर एनम तो क्या आएगा पता है? आई कितना आएगा? हाफ ईयरली बोला था तो 0.03 डिवाइडेड बाय 2 0.015 और एन क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 ना, तो आप होते हैं। तो निकालो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 और जो भी आंसर आएगा ना इधर उसमें इंटू 100 करना है लास्ट में। तो 1.015 पे 2 माइनस 1, बोलो कितना आ रहा है? ओके वेरी गुड। 3.0225 किधर है? सी ऑप्शन है। 3.0225 आ गया कि नहीं? तो थर्ड वाला इफेक्टिव वाला हो गया। तो इफेक्टिव वाला आपका ये वाला भी है, 9th वाला, ये होमवर्क ले लो। अब बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट अपना मस्त 2 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ आप कि ए और पी में बड़ा कौन होता है? ए ऑलवेज ग्रेटर देन पी, ऑलवेज। ठीक, अगर बोरोइंग वाला केस है, मैंने लोन लिया है, इन्वेस्टमेंट वाला केस नहीं है, बोरोइंग वाला केस है, तो भी ये बड़ा होगा कि कम होगा? अगर मैंने बोरोइंग किया, बैंक से पैसे लिए, ये ऑलवेज बड़ा होगा। मुझे इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा पैसा, फ्यूचर वैल्यू। अगर मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूं तो मुझे ज्यादा पैसा ही मिलेगा। बट एक ऐसा केसेस है जिसमें ए छोटा होगा पी से, कौन सा केस मैं बताता हूँ। अगर आप कोई असेट्स परचेस करते हो, असेट्स, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है तो उसका फ्यूचर वैल्यू ऑलवेज डाउन होता है। तो मैंने एसी खरीदा है तो उसका फ्यूचर वैल्यू ऑलवेज कम होगा। मोबाइल परचेस कर लो, फ्यूचर वैल्यू कम होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग वही करने वाले अभी आपको। तो लिखो आप, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स, अगर असेट्स वाला केस है जिसपे डेप्रिसिएशन लगता है, उस केसेस में क्या? तो इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स, उस केस में ए का फॉर्मूला है P इन ब्रैकेट 1 माइनस आ जाएगा बीच में, प्लस नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। फॉर्मूला सेम ही है बट बीच में माइनस आएगा कि वहां पे फ्यूचर वैल्यू डाउन होता है, बढ़ता नहीं है। अब ए का मतलब क्या होता है इसमें? इसमें ए का मतलब होता है बच्चों स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट। फ्यूचर में भंगार भी दोगे ना असेट जो भी आपके पास है। फिर पी मतलब होता है कॉस्ट ऑफ असेट्स, कितने में खरीदा था आपने, प्रेजेंट वैल्यू। आई बोले तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट नहीं है, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। और एन मींस लाइफ ऑफ असेट्स। ये वाला, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसके बाद तो एन्युटी सीखेंगे हम लोग। एन्युटी फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, सेकंड में हम पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, और थर्ड में एन्युटी करेंगे हम लोग, थर्ड वाला। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आ जाएगा।
तो मैं क्वेश्चन सबसे पहले आपको मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 8। The useful life of machine is estimated to be 10 years. Cost of assets is 10,000. Rate of depreciation is 10%. Find the scrap value of assets. स्क्रैप वैल्यू ढूंढना है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या क्या दिया है बताओ। सबसे पहले क्या दिया इन्होंने कि लाइफ 10 इयर्स, तो लाइफ को बोलते हैं एन 10 है। देन आफ्टर आपको दिया हुआ है कॉस्ट, कॉस्ट बोले तो पी 10,000। देन आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10%, मीन्स आई 0.1। और आपको पूछा क्या पता है, स्क्रैप वैल्यू। क्या पूछा है, स्क्रैप वैल्यू। तो a इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस आई रेस टू एन, माइनस आएगा बच्चों, माइनस बीच में, तो 1 माइनस 0.1 पे 10 पावर। बच्चों 1 माइनस 0.1 कितना होता है, 0.9 पे 10 पावर। चलो करो आप लोग, 0.9 पे 1.1 मत कर देना, 1.1 नहीं 0.9, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। कितना आया, 3486.78 आ रहा है, 3486। ऑप्शन ए। आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला। इसको आईएमपी में करूंगा, यहाँ पे लॉग से करना पड़ेगा आपको, बताता हूँ मैं कैसे। A machine is depreciated at the rate of 20% on reducing balance. ठीक है, the original cost of machine was rupees 1 lakh and the ultimate scrap value is given 30,000. The effective life of the machine, लाइफ ऑफ द मशीन क्या होगा। तो बच्चों फॉर्मूला तो ये अप्लाई करेंगे, a इक्वल टू पी 1 माइनस आई रेस टू एन। बच्चों यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया स्क्रैप वैल्यू, 30,000। कितने में खरीदा था, तो कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, और आई दिया 20% ना डेप्रिसिएशन, मीन्स 0.2 एन चाहिए अपने को। तो ये इधर आएगा ना, ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा पहले तो। 3/10 कितना था, 0.3। यहाँ पे 0.8 पे एन। और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में पॉइंट में भी दिया हुआ 4.5 5.5, तो लॉग से ही करना पड़ेगा तो काम बनेगा। ठीक है बच्चों, लॉग से करें हम लोग, तो log 0.3 इक्वल टू एन पहले आ जाएगा log 0.8। बोलो 0.3 का लॉग क्या होगा। आंसर तो दोनों का आंसर नेगेटिव में आएगा लॉग, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव को इग्नोर करना आप। हाँ, कितना आ रहा है, 52287, माइनस इग्नोर करो क्योंकि आगे भी माइनस में आएगा, ये राइट हैंड साइड पे, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा ना। 8798, वापस बोलो क्या है, 0.52287879। ठीक है, फिर n इंटू लॉग 0.8 भी निकालो, वो भी नेगेटिव आएगा, बट नेगेटिव इग्नोर करो।
0.0969 वापस बोलो 0.09 हाँ 138228 अब इसी को डिवाइड बाय इक्वल टू कर दो, जो आपके स्क्रीन पे आया ना, ये जो इतना बड़ा 0.0969, इसको डिवाइड बाय इक्वल टू करो, फिर इंटू 0.522878798 करो। कितना आ रहा है? 5.39 ना, तो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा 5.4। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5.4 अप्रोक्सीमेट। कंप्लीट। यहाँ पे अपना ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी फिनिश हो गया।